ठीक है, चलिए हम लोग आज थोड़ा सा एक दो क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद फिर हम लोग सी का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, रिवाइज करके सब लोग आए हैं ना? रिवाइज करके आए हैं तो यहाँ पर आगे में दिक्कत नहीं आएगी। यदि रिवीजन नहीं किए होंगे तो आगे दिक्कत आएगी, उसके लिए पीछे का लेक्चर्स जरूर देखिए। जहां कहीं भी डाउट लगे जरूर देखिए उसको, उससे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हम लोग पढ़े थे स्पेशल केसेस, 3 केसेस पढ़े थे हम लोग। पहला केस था जिसमें कि दो वेक्टर के बीच का एंगल कितना था, 0 डिग्री। उस समय रिजल्टिंग वेक्टर का मैग्नीट्यूड का वैल्यू कितना था, ए, मतलब मॉड ऑफ ए वेक्टर प्लस मॉड ऑफ बी वेक्टर। मतलब सिंपली रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर फर्स्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड प्लस सेकंड वेक्टर का मैग्नीट्यूड। केस बी में आ गए। केस बी में क्या था कि दोनों वेक्टर के बीच का एंगल 90 डिग्री था, और हम लोग शुरुआती दौर में मान के चल रहे हैं कि दोनों वेक्टर में फर्स्ट वेक्टर बड़ा है, ये मान के चल रहे हैं। 180 डिग्री था ना, वही तो कह रहे हैं, 90 कह दिए। अच्छा चलिए कोई बात नहीं, 180 डिग्री था दोनों के बीच का एंगल, और उस केस में दोनों में हम मान के चल रहे हैं कि फर्स्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड बड़ा है सेकंड वेक्टर के मैग्नीट्यूड से। ठीक है, तो वहां रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या आया था, ए, यानी फर्स्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड माइनस सेकंड वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ठीक है, अच्छा अब थर्ड केस में आए थे, तो थर्ड केस में दोनों वेक्टर के बीच का एंगल 90 डिग्री था, जहां पर रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड आया था आर बराबर रूट अंडर, वो तो तब आया था ना जब दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर था। जब दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर नहीं है तो कितना होगा, शुभम बताओ, तुम बताओ। हाँ, √2 है, तो जब दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर था, जब नहीं बराबर था तब कितना आएगा। हाँ, शर्मा मत, इतना शर्मा क्यों रहे हो तुम, तो पेज पलटो, रिवीजन नहीं किए हो। हाँ, रिवीजन सब लोग किए हैं ना, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना? बोलो, सब खुश है ना, कोई दुखी भी है? हाँ, आप लोग में से सब नाश्ता करके आए हैं कि कोई बिना नाश्ता करके भी आया है? हाँ, कोई उठा ही लेट होगा तो नाश्ता किया है तुम जी? नहीं। चलिए, शेड्यूल देख रहे हैं ना, बैक टू बैक क्लासेस हैं। कल मैथ 7:30 बजे होगा। आप लोग की ये निष्ठा, आप लोग का ये समर्पण और आपका ये आत्मविश्वास देख करके मैंने 15 मिनट और पहले कर दिया है मैथ क्लास। तो 7:30 से चलेगा 9 बजे तक। ठीक है, और आप लोग इसी तरह अपना निष्ठा और मेहनत दिखाते रहेंगे तो फिजिक्स क्लास 2 घंटे कर देंगे। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं ना? सबसे मेन पर्पस क्या है यहाँ आने का, सबसे मेन पर्पस क्या है, पढ़ाई करना। तो ये पढ़ाई के लिए ही तो हो रहा है, तो सबसे अच्छी बात है ना, खुशी होनी चाहिए कि नहीं? क्या राहुल, तुम खुश नजर नहीं आ रहे हो? मुस्कुराइए, आप जीवीएम में हैं। ठीक है, कहने का मतलब ये कि आपकी पढ़ाई को और बेहतर करने के लिए हम लोग ऐसा कर रहे हैं। गर्मी का दिन है, 7:30 में आप नहा कर धोआ कर फ्रेश माइंड से आ सकते हैं। हम मॉर्निंग में 4:30 बजे उठते हैं, तो जो आदमी 4:30 बजे उठेगा 7:30 बजे क्लास करने के लिए नहीं आ सकता है। बायो धूप इसलिए बुला रहे हैं क्योंकि यदि अभी 7:30 बजे मैथ क्लास होगा तो बायोलॉजी तो उसके बाद ही होगा ना। कोई एक टाइम तो धूप में जाएगा ही, है कि नहीं? ऐसा कोई नियम नहीं है कि कोई मैथ वाले की हो, जिस टीचर के पास जो नियम है, जो समय है, उसी के मुताबिक चलेगा ना। क्लासेस आपके अनुसार तय होंगे कि टीचर्स के शेड्यूल के अनुसार होंगे? एक बार बोल दीजिए मेरे खुशी के लिए। आपके समय से 1000 गुना कीमती टीचर का समय है ना? समझ रहे हैं ना? तो आपके समय से कितना गुना, 1000 गुना टीचर का समय है, वो जरूरी, वो इंपॉर्टेंट है, तो उसके अनुसार हो रहा है। ठीक है, आप आइए, उसके बाद एसी तो चल ही रहा है, और क्या कर सकते हैं, पानी का बोतल लेके आइए और साथ ही साथ ग्लूकोन डी रखिए। ठीक है, आइए स्पेशल केसेस में हम लोग आगे बढ़ते हैं, और स्पेशल केसेस में हम लोग देखते हैं उसमें एक क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है जिससे बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। कह रहा है कि इफ आर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, कोई लिखेगा नहीं, सिर्फ ध्यान से देखिए, कॉन्सेप्ट को ध्यान समझिए, और पीछे वाले टॉपिक्स को ही हम लोग रिलेट करेंगे। आगे ये बहुत ज्यादा यूज में आएगा, जब हम लोग डायनामिक्स में आएंगे, काइनेमेटिक्स में भी रहेंगे तो यूज आएगा। क्या कह रहा है कि आर बी द रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। ठीक है, वेयर मॉड ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू मॉड ऑफ बी वेक्टर, मतलब दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर है और दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट कितना है, आर। ठीक है, देन फाइंड
द, यहां लिख देते हैं एंड थीटा बी द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। ठीक है, ये दोनों वेक्टर के बीच का एंगल है। देन फाइंड द मैग्नीट्यूड, फाइंड द रिजल्टेंट वेक्टर, वेक्टर आर, रिजल्टेंट वेक्टर आर निकालना है हमको। ठीक है, तो रिजल्टेंट वेक्टर आर निकालना है तो उसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे और उसका डायरेक्शन निकालेंगे। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन से आपके 2-3 कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, इसलिए इसको स्टार मार्क दे रहे हैं। ठीक है, तो हमको रिजल्टेंट वेक्टर आर निकालना है, तो हम लोग सॉल्यूशन में आ रहे हैं। ध्यान से देखिएगा, लिखना नहीं है, सिर्फ देखिए ध्यान से। तो इसमें कह रहे हैं कि हमारे पास 2 वेक्टर हैं, एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है। खासियत बात क्या है कि दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है, इसलिए आपको लेंथ में भी दोनों का लेंथ सेम नजर आएगा। ठीक है, तो ये वेक्टर बी है और उनके बीच का एंगल थीटा है। क्वेश्चन में कह रहा है उनके बीच का एंगल थीटा है। ठीक है, अब इन 2 वेक्टर्स को पैरेलल शिफ्ट करके हम पैरेललोग्राम ड्रॉ कर सकते हैं ना। तो ये हो गया वेक्टर बी और ये हो गया वेक्टर ए। ठीक है, और ये रिजल्टेंट इसका रिप्रेजेंट होगा इस वेक्टर से, इसको हम लोग आर वेक्टर बोलेंगे और ये वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी होगा। ठीक है, आर्बिट्री एंगल लिए हैं, थीटा कुछ एंगल है, ना 0 है ना 90 है, कुछ बीच का एंगल है। ठीक है, अभी यहां पर अब हमको रिजल्टेंट निकालना है, तो अब ध्यान से देखिए। तो हम लिखेंगे आर इज इक्वल टू रूट अंडर फॉर मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हम कर रहे हैं, तो यहां पर फर्स्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ठीक है, अब यहां पर r इज इक्वल टू, हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि मॉड ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू मॉड ऑफ बी वेक्टर है। हम मान लेते हैं कि वो ए है, मतलब फर्स्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर सेकंड वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, और उसको हम मान लिए ए मतलब फर्स्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अब बी भी मान सकते हैं, एक्स भी मान सकते हैं, कोई वैल्यू मान सकते हैं, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, इक्वल है। तो यहां पर आर का मैग्नीट्यूड निकालते समय आर बराबर रूट अंडर, यहां क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और प्लस 2a स्क्वायर कॉस थीटा लिखेंगे। ऐसा बोलिए, जहां जहां बी है वहां वहां हम ए लिख दिए, जहां ए था यही रहा। तो r इज इक्वल टू रूट अंडर, यहां से आएगा 2a स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2a स्क्वायर कॉस थीटा, होगा ऐसा। अब यहां से r इज इक्वल टू रूट अंडर 2a स्क्वायर कॉमन लिए तो 1 प्लस कॉस थीटा आएगा, होगा ऐसा। इसको हम लोग बोलेंगे इक्वेशन नंबर 1। ये इक्वेशन नंबर 1। अब आते हैं कुछ बेसिक मैथमेटिक्स की तरफ। जो आता होगा तो बताइएगा, नहीं आता होगा तो कोई बात नहीं, यहां हम लोग सीख लेंगे। ठीक है, बेसिक मैथमेटिक्स क्या कहता है समझिए। पहला, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला पता है किसी को? आप लोग में से किसी को पता है साइन ए प्लस बी क्या होता है? नहीं पता। अच्छा, ए क्या है और बी क्या है? ए कोई एंगल है, बी कोई दूसरा एंगल है। जैसे साइन अल्फा प्लस बीटा, साइन थीटा प्लस अल्फा, साइन गामा प्लस थीटा, साइन गामा प्लस अल्फा, मतलब 2 एंगल का समेशन है। और ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन कौन सा है? साइन। ठीक है, तो साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए इंटू कॉस बी प्लस साइन बी इंटू कॉस ए। समझ गए? मतलब साइन ए प्लस बी का इसका डेरिवेशन आपको मैथमेटिक्स में पढ़ना है, वहां डिटेल में आप पढ़ेंगे अच्छे से। अभी आपको यहां पर समझना यह है कि साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या है। तो साइन ए इंटू कॉस बी प्लस साइन बी इंटू कॉस ए। ठीक है, सेकेंड फॉर्मूला साइन ए माइनस बी, मतलब दोनों एंगल्स का समेशन है फर्स्ट वाले इक्वेशन में, और सेकेंड वाले में दोनों एंगल का सब्ट्रैक्शन है। ठीक है, अब यहां पर साइन ए माइनस बी, तो साइन ए माइनस बी साइन ए इंटू कॉस बी माइनस साइन बी इंटू कॉस ए। ठीक है, थर्ड फॉर्मूला में आते हैं, कॉस ए प्लस बी। तो इसका फॉर्मूला होता है कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस
साइन ए इंटू साइन बी, ठीक है। 4 नंबर पे आइए, कॉस ए माइनस बी, तो कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। ये 4 बेसिक फार्मूला आपको याद होने चाहिए जब आप वेक्टर से डील कर रहे हैं, और खासकर काइनेमेटिक्स में, मतलब जब आप वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, इन मोमेंटम, इन सारे फिजिकल क्वांटिटी के साथ डील करेंगे तो इन फार्मूला का यूज पड़ेगा आपको, ठीक है। खासकर रिलेटिव मोशन जब पढ़ेंगे तो और पड़ेगा। तो इसमें ये कंडीशन 4 हमारे पास फार्मूला है। अब इसमें हम क्या करते हैं कि इफ मान लेते हैं पहला ए, क्या मानते हैं, इफ ए इज इक्वल टू बी, यानी कि जो पहला एंगल है वो बराबर है सेकंड एंगल के, अल्फा ए और बी दोनों एंगल बराबर हैं। उस केस में हम क्या लिख सकते हैं, इस फार्मूला को, फर्स्ट को क्या लिख सकते हैं, साइन 2a लिख सकते हैं क्या। दोनों एंगल बराबर है, दोनों को a मान लिए तो 2a हो गया, या 2b भी लिख सकते हैं उसको। तो साइन 2a इज इक्वल टू ये क्या होगा, साइन a इंटू कॉस ए होगा, और प्लस साइन a इंटू कॉस ए होगा। तो फाइनली ये कितना आ जाएगा, 2 साइन a प्लस इंटू कॉस ए। ऐसा होगा क्या, कुछ समझ पा रहे हैं, नहीं, बोलिए, कुछ समझ में आ रहा है, बोलो क्या बोल रहे हो। ये फार्मूला को याद रखना है, साइन ए यानी साइन 2a बराबर क्या होगा, 2 साइन a इंटू कॉस ए। इसको थीटा के टर्म में क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। ऐसा लिख सकते हैं क्या, बोलिए, लिख सकते हैं। अब आइए सेकंड पॉइंट पर, सेकंड वाले पे, सेकंड वाला तो 0 हो जाएगा, साइन 0 का वैल्यू कितना होता है, 0। थर्ड पे आइए, कॉस 2a लिख सकते हैं ऐसे, कॉस 2a बराबर क्या लिखेंगे, बोलिए, यहां लिखेंगे कॉस a इंटू कॉस ए माइनस साइन a इंटू साइन ए। ऐसा लिख सकते हैं, यहां हो जाएगा कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर ए। ऐसा लिखेंगे, कॉस कितना 2a। ये फॉर्मूला को ये ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। बोलिए, क्लियर है ये। अब यहां पर साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए, यदि हम दो यहां पर केसेस ले रहे हैं, दो केसेस में हम क्या कर रहे हैं, कॉस 2a बराबर, इसको क्या कर रहे हैं, इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिख रहे हैं, माइनस साइन स्क्वायर ए। क्या ऐसा लिख सकते हैं, बोलिए, कॉस स्क्वायर ए को 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं। अब यहां पर माइनस साइन स्क्वायर ए और फिर एक और माइनस साइन स्क्वायर ए, दोनों ऐड होकर के -2 साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। तो यहां फाइनल रिजल्ट जो आएगा, कॉस 2a इज इक्वल टू कितना आएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए आएगा। ऐसा, इसको इधर ले आएंगे, वो टर्म उधर जाएगा, तो साइन स्क्वायर ए, यहां 2 आएगा, 2 साइन स्क्वायर ए 1 माइनस कॉस 2a। ऐसा लिख सकते हैं, बोलिए, ठीक है। अब दूसरे साइड में हम क्या ले सकते हैं, दूसरे साइड में देखें क्या ले रहे हैं, कॉस 2a इज इक्वल टू, अब यहां पर कॉस स्क्वायर a एज इट इज रहने देंगे, माइनस, अब साइन को कन्वर्ट करेंगे तो क्या लिखेंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, सॉरी 1 साइन स्क्वायर को कन्वर्ट कर रहे हैं कॉस में, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिखेंगे। तो यहां 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, तो ये कॉस 2a बराबर क्या आ जाएगा, कॉस 2a बराबर आ जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस, ये तो माइनस रहेगा, तो 2 कॉस स्क्वायर ए -1 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। और माइनस उधर आएगा तो क्या हो जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस 2a। ऐसा लिख सकते हैं, बोलिए हाँ या ना। तो एक में आया 2 साइन स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस कॉस 2a, और एक आया कॉस 2a बराबर 1 प्लस कॉस 2 कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कॉस 2a, ठीक है। तो एक फॉर्मूला ये हो गया।
समझ पाए? ठीक है, तो चार ये जो हमारे पास फॉर्मूले हैं, इन सारे सीक्वेंस को हम बढ़िया से लिखेंगे। और अब हम आते हैं मेन फार्मूला पर। अब आइए, तो इस केस में हम क्या ऐसा लिख सकते हैं, 2 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस थीटा बाई 2 थीटा, ऐसा लिख सकते हैं क्या? हाँ बोलो, क्या ठीक है ये लिखा हुआ? कोई नहीं। चलिए आइए, तो अब यहां पर ध्यान से देखिए, यहां है 1 प्लस कॉस थीटा और यहां क्या है 1 प्लस कॉस थीटा, और वो कितना के बराबर है 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 के। ठीक है, तो यहां हम पुट करेंगे, तो पुट करेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं, r इज इक्वल टू रूट अंडर 2a स्क्वायर और 1 प्लस कॉस थीटा का वैल्यू कितना आएगा, इंटू 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। तो इनका एडिशन करेंगे तो r इज इक्वल टू आएगा रूट अंडर 2 इंटू 2 यानी 4a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। अब यहां से इसको रूट हटाएंगे तो r बराबर क्या आएगा 2a कॉस थीटा बाई, ये आएगा क्या? तो ये रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो गया। समझ पा रहे हैं? रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ठीक, डायरेक्शन क्या होना चाहिए बोलिए? डायरेक्शन के लिए हम लोग यहां पर देख रहे हैं डायरेक्शन, तो डायरेक्शन के लिए आइए tan अल्फा, tan अल्फा बराबर क्या होता है b साइन थीटा अपॉन a प्लस b कॉस थीटा। ठीक है, अब यहां पर मैग्नीट्यूड ऑफ a बराबर मैग्नीट्यूड ऑफ b है ना? क्वेश्चन में देखिए क्या कर रहा है, हेयर a इज इक्वल टू क्या है b, तो हम tan अल्फा यूज करेंगे तो यहां लिखेंगे a साइन थीटा बाई a प्लस a कॉस थीटा, ऐसा लिख सकते हैं? बोलिए, tan अल्फा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, ऐसा लिख सकते हैं क्या? बोलो, कुछ समझ में आ रहा है कि सब ऊपर से निकल जा रहा है? एक बार बोलिए कि ऊपर से निकल जा रहा है, बोलो समझ में आ रहा है? आ रहा है समझ में? ये ऊपर से निकल जा रहा है। ये सब बेसिक मैथमेटिक्स हैं जो फिजिक्स में भर भर के आएंगे और थॉरली आएंगे। ठीक है, और क्वेश्चन का लेवल आप कहां तक चाहते हैं, जेईई मेंस तक ले जाएं? आप चाहते हैं कि ले जाएं? चाहते हैं ना? तो बस सीट की पेटी बांध लीजिए और ये सारा बाय हार्ट कर लीजिए। जैसे मेरे जैसे आदमी को याद है तो आपको तो अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक है, क्या मेरी बात से सहमत हो? सुधांशु, सुधांशु नहीं, शिवम, शुभम, शिवम नाम रखे हो भयानक। ठीक है, अब तुम्हारा ही दिन आने वाला है अगले महीने। ठीक है, आइए यहां पर, तो अब याद कीजिए उस पल को, जिस पल को हम लोग 1 प्लस कॉस थीटा से डिफाइन किए, और इसको हम क्या लिख सकते हैं बताइए? ये इसको देख रहे हैं, ये फॉर्मूला क्या है, साइन 2a बराबर क्या है 2 साइन a इंटू कॉस a। यदि हमारा साइन थीटा है उसकी जगह पर क्या लिख सकते हैं, tan अल्फा बराबर 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। बोलो हाँ, लिख सकते हैं ना? चलिए, और 1 प्लस कॉस थीटा की जगह पर 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 से 2 चला गया, a कॉस थीटा से a कॉस थीटा 2 चला जाएगा, तो tan अल्फा बराबर क्या आएगा, आएगा, होगा ऐसा? इसका मतलब अल्फा इज इक्वल टू कितना होगा 2 होगा। ठीक है, और tan बीटा इज इक्वल टू क्या होगा a साइन थीटा अपॉन b प्लस a कॉस थीटा, फिर से ये क्या हो जाएगा साइन थीटा
बाई 1 प्लस कॉस थीटा होगा, ठीक है। तो बीटा इज इक्वल टू भी कितना आएगा, होगा ऐसा। कुछ बात समझ में आई? तो जो रिजल्टेंट होगा उसका ये एंगल, यदि आप थोड़ा सा एंगल को ध्यान से समझें तो रिजल्टेंट वेक्टर का ये, तो ये एंगल, ये एंगल अल्फा जो कि किसके बराबर है, थीटा बाई 2, ये एंगल बीटा जो थीटा बाई 2 के बराबर है, और ये टोटल एंगल कितना है। कुछ बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? और इस वेक्टर का, ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है, इसका लेंथ कितना होगा, r इज इक्वल टू कितना है, 2a cos। समझ पाए इस बात को? सारी कहानी का सारांश समझ में आया? मन में कहीं कंफ्यूजन है, इसलिए इसको स्टार मार्क्स दिए हैं। कंफ्यूजन लगे तो पूछ लीजिए कौन चीज़ क्यों ऐसे हुआ, सब आपके सामने है। डाउट है पूछिए, अदरवाइज फिर से एक बार रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा, उसके बाद भी कोई डाउट होगा पूछिएगा, हम यही पाए जाएंगे। ठीक है, चलिए बस बता दो कौन है, बस उसके बाद देखो। मोमेंटम स्केलर क्वांटिटी है, मोमेंटम स्केलर क्वांटिटी है। वेलोसिटी कैसा क्वांटिटी है, वेलोसिटी कैसा क्वांटिटी है, स्केलर या वेक्टर? वेक्टर है। मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम कैसे डिफाइन करते हैं बताओ, जो शुरू से क्लास किए हुए हैं या आज जाकर के फंडामेंटल फिजिक्स में 23 लेक्चर्स हैं फंडामेंटल फिजिक्स, कृपया उसको देखिए, उसको पढ़िए, उसमें 1 रुपया भी नहीं लग रहा है, उसमें 1 रुपया भी नहीं देना है, और उसके लिए वो बिल्कुल आपके लिए बनाया गया है। जिनका भी बेसिक्स फिजिक्स में फंडामेंटल कमजोर है वो एक बार जरूर जाके देखिए, समझें। मेहनत करिए, आलस रखिएगा, मेहनत नहीं कीजिएगा, जो चीज सपना देख करके आप यहां आए हैं वो सपना किसी भी कीमत पर पूरा नहीं होगा। मेहनत किसको करना पड़ेगा, आपको। और आज भी हम 5 घंटा पढ़ते हैं, एक टीचर जब 5 घंटा पढ़ सकते हैं तो स्टूडेंट को तो कम से कम 6 घंटा पढ़ना चाहिए। पढ़ना चाहिए कि नहीं? क्योंकि स्टूडेंट को अभी अपना कैरियर बनाना है, टीचर अपना कैरियर बना करके 5 घंटा पढ़ रहे हैं। हमको जब 2004 में जेईई मेंस क्वालिफाई करना था, मैंने जेईई मेंस क्वालिफाई कर लिया उस समय। इंजीनियरिंग करना था, बीटेक करना था, बीटेक कर लिया। एमटेक करना था, एमटेक कर लिया। जॉब करना था, जॉब कर लिया। इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाना था, पढ़ा लिया। वो सब कुछ करने के बाद हम आपको ये बात कह रहे हैं कि आप बिना मेहनत के कोई चीज़ बड़ा हासिल नहीं कर सकते। मेहनत करना ही पड़ेगा, और मेहनत का मन नहीं बनाइएगा तो अफसोस लगेगा और आप वो चीज़ नहीं पा सकते हैं जो आप पाना चाहते हैं। इसलिए वो 23 वीडियो लेक्चर्स जो हैं टॉपिक प्लेलिस्ट में जाएंगे तो प्लेलिस्ट में क्या नजर आएगा, प्लेलिस्ट में आएगा फंडामेंटल फिजिक्स। तो फंडामेंटल फिजिक्स के नाम से है, वो 23 लेक्चर्स हैं, उसमें जाइएगा। वो ज़्यादा बड़ा बड़ा लेक्चर्स नहीं है, बहुत सिंपल बेसिक लेक्चर्स हैं। आप जा करके उसको देखिए, उससे नोट्स तैयार कर लीजिए, आपको ये छोटे छोटे जो कंफ्यूजन है वो नहीं होंगे। इम्पल्स बेसिकली डिपेंड करता है चेंज इन मोमेंटम पर, क्योंकि चेंज इन मोमेंटम बना है मोमेंटम से, इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम से बना है। जैसे डिस्प्लेसमेंट किससे बना है, डिस्प्लेसमेंट कैसे डिफाइन करते हैं हम लोग? अरे डिस्प्लेसमेंट डिफाइन करते हैं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। डिफाइन कैसे करते हैं? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन। क्लास के बाद एक पेन ले लेना मेरे से, ठीक है? जाना नहीं, एक पेन ले लेना। तो इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन, यदि किसी बॉडी का फाइनल पोजीशन कुछ है और कुछ इनिशियल पोजीशन रहा है तो उनके बीच का जो चेंज आएगा वही डिस्प्लेसमेंट डिसाइड करेगा। और इनिशियल पोजीशन, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे वेक्टर में तो आप देखेंगे कि पोजीशन भी एक वेक्टर है। तो क्या करते हैं, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन करते हैं तो हमको मिलता है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो यहां पर हम ये बताना चाहते हैं, इसका एनालॉजी समझिए, डिटेल में अच्छे से समझेंगे आगे जाकर के। अभी फिलहाल ये समझिए कि R1 हमारे पास एक
इनिशियल पोजीशन है, इनिशियल पोजीशन वेक्टर है, ठीक है। और R2 जो है ये हमारा फाइनल पोजीशन वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर, ये फाइनल पोजीशन वेक्टर है। तो यदि कोई पार्टिकल किसी इनिशियल पोजीशन से चलेगा और फाइनल पोजीशन तक जाएगा तो हम यहां पर कहेंगे R2 क्या है, फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस R1 इनिशियल पोजीशन वेक्टर, तो हमको मिलेगा डेल्टा R वेक्टर, और यही डेल्टा R वेक्टर को हम क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, इसी को हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो बहुत ध्यान से समझिए, पूरा हम लोग फिर इसको ग्राफ से करेंगे। तो फाइनल पोजीशन पे कोई पार्टिकल पहुंचा, माइनस इनिशियल पोजीशन किए, तो हमको जो वेक्टर मिला, क्योंकि फाइनल वेक्टर माइनस इनिशियल वेक्टर करेंगे तो जो मिलेगा वो भी वेक्टर ही होगा, तो वो हमको जो वेक्टर मिलेगा दैट वेक्टर इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। और वो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है किस पे डिपेंड किया, इनिशियल पोजीशन वेक्टर और फाइनल पोजीशन वेक्टर पर। सिमिलरली अब यहां आ जाइए, P फाइनल P2 माइनस P1 इज इक्वल टू डेल्टा P वेक्टर, और ये क्या है, चेंज इन मोमेंटम, ठीक। इसी को हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम। और चेंज इन मोमेंटम से हमें मिलता है F डॉट dt, ठीक है। तो F डॉट dt, तो ये हमारा कहलाता है इम्पल्स। चूंकि मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है, मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी कैसे है, इसका भी इनिशियल लेवल पे आ जाए तो वेक्टर जो मोमेंटम है P बराबर m इंटू वी, ठीक है। मोमेंटम डिफाइन होता है, इट इज प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ द बॉडी एंड इट्स वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। अब यदि हम बात करेंगे इनिशियल, यानी कि हम बात करेंगे P1 का, तो P1 क्या कहलाएगा, इनिशियल मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम। तो इनिशियल मोमेंटम मतलब जब पार्टिकल का मास तो फिक्स रहेगा, लेकिन चेंज क्या होगा, हो सकता है उसका वेलोसिटी। तो जो इनिशियल वेलोसिटी रहा होगा उसका मोमेंट मास के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा वो इनिशियल मोमेंटम बताएगा। और जब बॉडी का वेलोसिटी चेंज करके फाइनल वेलोसिटी v हो गया, इनिशियल वेलोसिटी u से v हो गया, तो उस समय जो मोमेंटम अचीव होगा वो उस पार्टिकल का मास, उस बॉडी का मास और उस समय का वेलोसिटी को मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनल मोमेंटम मिलेगा। और वो फाइनल मोमेंटम इनिशियल मोमेंटम से ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। यदि ज्यादा है तो चेंज इन मोमेंटम प्लस मिलेगा, कम है तो चेंज इन मोमेंटम नेगेटिव मिलेगा, ठीक है। तो यहां पर इनिशियल मोमेंटम, तो यहां पर P इनिशियल इज इक्वल टू m इंटू यू होगा, और P फाइनल तो बराबर m इंटू वी होगा। तो u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, इसीलिए मोमेंटम जो मिला वो इनिशियल मोमेंटम हुआ। v क्या है, फाइनल वेलोसिटी, इसीलिए जो मोमेंटम मिला वो फाइनल मोमेंटम हुआ। चेंज इन मोमेंटम से क्या मिला, इम्पल्स। और इम्पल्स इसलिए वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि चेंज इन मोमेंटम ऑलरेडी भी क्या होगा, चेंज इन मोमेंटम भी तो एक वेक्टर ही होगा, क्योंकि मोमेंटम एक वेक्टर है। जैसे पोजीशन एक वेक्टर है तो चेंज इन पोजीशन भी तो हमको वेक्टर ही मिलेगा। उसी तरह यहाँ पर यदि चेंज मोमेंटम एक वेक्टर है तो चेंज इन मोमेंटम भी वेक्टर मिलेगा, और चेंज इन मोमेंटम ही क्या कहलाएगा, इम्पल्स। इसलिए इम्पल्स भी क्या होगा, वेक्टर होगा। अभी आपको फिलहाल इतना जान रहा है, जब हम लोग मोमेंटम पढ़ेंगे, इम्पल्स पढ़ेंगे तो डिटेल में पढ़ेंगे उसको, ठीक है। अब आगे आइए, इसलिए इसमें फोर्थ ऑप्शन को टिक करिए, पेंसिल यूज कीजिए। सीट्स में जब भी यूज करेंगे तो पेंसिल यूज करेंगे, पेंसिल से टिक करिएगा। और जो क्वेश्चन आपके लिए डिफिकल्ट रहा होगा उसको स्टार मार्क कर दीजिएगा, जो इजी रहा होगा उसको जस्ट क्वेश्चन को टिक मार के आगे बढ़ जाइएगा, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन में आइए, अ वेक्टर P कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड। कौन सा होगा इसमें, ऑप्शन ए होगा, वेरी गुड, ठीक है। आइए थर्ड नंबर, अ वेक्टर इज नॉट चेंज्ड इफ, प्रॉपर्टीज का बात आ गया। अ वेक्टर इज नॉट चेंज्ड इफ इट्स डिस्प्लेसमेंट पैरेलल टू इटसेल्फ, it is displaced parallel to itself, it is rotated through an arbitrary angle, it is cross multiplied by a unit vector, it is multiplied by an arbitrary scalar. Answer A, option A होगा, it is displaced parallel to itself, वेक्टर चेंज नहीं करेगा। आ जाइए एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर।
क्वेश्चन नंबर 4, अब सीक्वेंस मिल रहा है सबका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ ए नल वेक्टर, कौन सा नल वेक्टर का प्रॉपर्टी नहीं है। इन नॉट अ प्रॉपर्टी में अंडरलाइन कीजिए पेंसिल से, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर्टी, नॉट अ प्रॉपर्टी को अंडरलाइन कीजिए। यहां पर जो प्रॉपर्टी नहीं है वो आपका आंसर होना चाहिए, ठीक है। पहला ऑप्शन देके खुश मत हो जाइए, जो आपका प्रॉपर्टी नहीं है वेक्टर का वो आंसर होना चाहिए। पहला क्या कर रहा है, वेक्टर ए, और उसको हम नल वेक्टर के साथ ऐड करेंगे तो वेक्टर ए बनेगा, ये सही है, तो ये आपका आंसर नहीं हो सकता, ठीक है। आपको जो चूज करना है आंसर वो ए नहीं हो सकता। सेकंड में आइए, लैम्डा कोई आर्बिट्री नंबर है, उसको नल वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करने पर वो नल वेक्टर बन जाएगा, ये सही है, तो ये भी आपका ऑप्शन नहीं होगा। थर्ड में आ जाइए, कोई आर्बिट्री नंबर को वेक्टर ए से मल्टीप्लाई करने पर वो वेक्टर ए रह जाता है, ये गलत है, ठीक है, 0 हो जाएगा, इसलिए ये प्रॉपर्टी नहीं। और वेक्टर ए माइनस वेक्टर ए करने पर ऑब्वियसली 0 होना चाहिए, ठीक है। ये तो ऑप्शन सी जो है दैट विल बी द ऑप्शन, राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। आगे आइए, 5 नंबर में आइए, ध्यान से देखिए, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी इज इक्वल टू 0, यानी कि चारों वेक्टर को ऐड करने से हमें नल वेक्टर मिलेगा, समझे। तो चारों वेक्टर को ऐड करने से हमें नल वेक्टर मिलेगा, तो इसमें एक चीज को ध्यान से देखिए, अब जो हम यहां पर दिखाना चाहते हैं उसको सब लोग ध्यान से देखिए। 5 नंबर क्वेश्चन, 5 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि वेक्टर ए, सब लोग यहां देखिए, वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी, और इन सब को जोड़ने पर नल वेक्टर मिल रहा है। इसका मतलब है कि ये सारे वेक्टर्स ऐड हो करके, मतलब फर्स्ट वेक्टर का जो इनिशियल पॉइंट है वो लास्ट वेक्टर का फाइनल पॉइंट वही मैच कर जा रहा है। याद है हम डिस्कस किए थे ऐसा क्वेश्चन, है ना। उसमें हम लोग ट्रायंगल में क्या देखे थे, 3 वेक्टर्स मिल करके इस तरह से अरेंज हो गए कि फर्स्ट वेक्टर का टेल लास्ट वाले वेक्टर के हेड से जाकर मैच कर गया, तो रिजल्टेंट 0 हो गया। ऐसा ही कुछ यहां पे हो रहा है। तो यदि मान लीजिए हम इन दोनों वेक्टर्स को इधर ले जाना चाहें, तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू, ये इधर जाएगा तो माइनस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर, सॉरी माइनस डी वेक्टर, ऐसा होगा क्या। इसको रीअरेंज करके लिखना चाहें तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू माइनस वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी होगा क्या, ऐसा हो सकता है, ऐसा लिख सकते हैं। तो अब ऑप्शंस पढ़िए, ऑप्शन क्या कह रहा है, पहला ऑप्शन कह रहा है कि ए बी सी डी मस्ट ईच बी अ नल वेक्टर, ए बी सी डी जो है वो सारे मस्ट मतलब कि होना ही चाहिए, नल वेक्टर होना ही चाहिए, ये कोई जरूरी नहीं है। तो ऑप्शन ए हो सकता है, इसको आप माइंड में रखिएगा। मतलब क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, क्या बोल रहा है कि गिवन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, अंडरलाइन कीजिए नॉट करेक्ट को, नॉट करेक्ट को अंडरलाइन कीजिए, मतलब जो सही नहीं है उसे आंसर में रखना है हमें। तो पहला ऑप्शन सही नहीं है तो उसको हम आंसर में रख सकते हैं, उसको राउंड अप कर देंगे। राउंड अप करने का मतलब होता है पेंसिल से राउंड अप करेंगे उसको, पहला ऑप्शन को। इसका मतलब ये हो गया कि ये ऑप्शन फिर से कंसिडरेबल है, सारे ऑप्शन देखने के बाद हम इसको फिर से इस पर आएंगे, ठीक है। सेकंड पॉइंट में आइए, सेकंड ऑप्शन क्या कह रहा है, सेकंड ऑप्शन कह रहा है द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए कैन नेवर बी ग्रेटर देन द सम ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी बी सी एंड डी। ये सही है, क्यों सही है, क्योंकि आप यदि इसको इधर ले जाइएगा, आप आ जाइए इसमें देखिए, यदि वेक्टर ए है, वेक्टर ए इज इक्वल टू माइनस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी, है ना ऐसा। अब इसका मैग्नीट्यूड, तो ये पूरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा ना, तो इन तीनों का मैग्नीट्यूड जो निकालेंगे वो हमेशा या तो ए से ज्यादा होगा या उसके बराबर होगा। ए का मैग्नीट्यूड इन तीनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड से ज्यादा नहीं हो सकता। तो यहां पर जो ऑप्शन है ये क्या कह रहा है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ कैन नेवर बी ग्रेटर देन सम ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ, हाँ ये सही लिख रहा है, नहीं हो सकता, लेकिन हमें सही ऑप्शन को नहीं चुनना है, ठीक है। अब आ गया ये सी, डी में क्या कर रहा है, बी प्लस सी मस्ट लाई इन द प्लेन ऑफ वेक्टर ए एंड बी, ए एंड डी, ठीक है सही बात है। इफ ए एंड डी आर नॉट कोलिनियर एंड इन द लाइन ऑफ ए डी दे आर कोप्लेनर, सही है, ये भी सही बात है, ठीक है। कोलिनियर नहीं होगा तो कोप्लेनर हो सकता है यदि एक ही प्लेन में लाई करेगा तो, इसलिए पहला ऑप्शन जो है वो गलत है।
मतलब वो स्टेटमेंट सही है, ठीक है। जो कह रहा है कि नॉट करेक्ट, तो नॉट करेक्ट यही है, मतलब वो सही नहीं लिखा हुआ है। क्या सही नहीं लिखा हुआ है? कि सारे वेक्टर्स ए बी सी डी को होना चाहिए नल वेक्टर, कोई जरूरी नहीं कि सारे नल वेक्टर होंगे, ठीक है। इसलिए पहला ऑप्शन सही है, उसको टिक मार के चलिए। वो गलत है, मतलब स्टेटमेंट जो है वो गलत है, और क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कौन सा गलत स्टेटमेंट है, तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। समझ गए? आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 6 में आइए। Two vectors A and B inclined at an angle theta have a resultant R which makes angle alpha with A in the direction of A and B are interchanged. The resultant will have the same magnitude. Same magnitude होना चाहिए, इसलिए डायरेक्शन में चेंजेस आ जाएगा, मैग्नीट्यूड में चेंजेस नहीं आएगा। क्या करने की कोशिश कर रहा है? दो वेक्टर्स हैं, स्टेटमेंट में क्या कहना चाह रहा है? देखिए स्टेटमेंट क्या कहना चाह रहा है। स्टेटमेंट कहना चाह रहा है कि हमारे पास दो वेक्टर हैं, एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर ये बी है, ठीक है। दो वेक्टर हैं, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी है। अब ये दो वेक्टर्स के बीच का एंगल थीटा है। अब इंटरचेंज कर दे तो ये मान लीजिए कि वेक्टर बी हो जाएगा और ये वेक्टर ए हो जाएगा। तो इन दोनों का रिजल्टेंट जो है वो बीच से ऐसे पास कर रहा है। ये आर है, आर बराबर क्या है? वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी है। और यदि हम इसको इंटरचेंज कर देंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा? ये रिजल्टेंट होगा, तो R1 ये R1 कहिए, ये इसको R2 कहिए, तो R2 बराबर क्या होगा? वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए। लेकिन मैग्नीट्यूड तो दोनों का बराबर होगा, क्योंकि यहां भी एंगल कितना है? थीटा, यहां भी एंगल थीटा। बात समझ पा रहे हैं? दो वेक्टर्स हैं जिनका रिजल्टेंट हमको दिया गया है, उन वेक्टर्स को हम इंटरचेंज कर देंगे। इंटरचेंज मतलब जहां ए था वहां क्या आ जाएगा? बी, और जहां बी था वहां क्या आ जाएगा? ए। इंटरचेंज हो गया, तो रिजल्टेंट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो तो रूट अंडर ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा होगा। जब थीटा चेंज किया नहीं, फर्स्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड चेंज किया नहीं, सेकंड वेक्टर का मैग्नीट्यूड चेंज किया नहीं, तो फिर तो रिजल्ट तो वही आ जाएगा। इसलिए मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, डायरेक्शन में चेंज आ सकता है। क्यों? क्योंकि अब आप सोचिए कि यहां जब ये ए से यहां बी हो गया, तो अब जो अल्फा बनेगा वो किसके साथ बनेगा? अल्फा बीटा हो जाएगा, बीटा अल्फा हो जाएगा। उस केस में डायरेक्शन चेंज कर जाएगा, लेकिन मैग्नीट्यूड क्या रहेगा? सेम रहेगा। बात समझ पा रहे हैं? यहां भी ए और बी के बीच का एंगल कितना है? थीटा। यहां भी बी और ए के बीच का एंगल कितना है? थीटा। ठीक है, आगे बढ़िए। इसमें कौन सा है? इसमें हम लोग मैग्नीट्यूड को टिक मार के आगे बढ़ेंगे। अब 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, 7 नंबर छोड़ दीजिए अभी। हाँ, 7 नंबर क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स रिप्रेजेंट द फोर्स ऑफ 10 न्यूटन इन अ डायरेक्शन ऑफ 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ? कौन सा होगा? बी होगा, टिक मारिए, आगे बढ़िए। 8 नंबर में आइए। 8 नंबर में क्या कर रहा है? द रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर ए एंड बी मेक्स एंगल अल्फा विथ ए एंड बीटा विथ बी। आपको पता है रिजल्टेंट फर्स्ट वेक्टर के साथ एंगल बनाता है अल्फा, सेकंड वेक्टर के साथ बीटा, मतलब मान के चलते हैं हम लोग। तो उसमें कह रहा है कि अल्फा इज लेस देन बीटा, कुछ नहीं कह रहा है इसमें। सेकंड ऑप्शन में कह रहा है अल्फा इज लेस देन बीटा इफ ए इज लेस देन बी, मतलब फर्स्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी के मैग्नीट्यूड से कम होगा तब अल्फा का वैल्यू बीटा से छोटा होगा। गलत। सी में आइए, अल्फा इज लेस देन बीटा इफ ए का मैग्नीट्यूड बी के मैग्नीट्यूड से ज्यादा होगा। ये सही आंसर है, कल किए थे हम लोग। ठीक है, अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 ध्यान से सब लोग देखिए। क्वेश्चन नंबर 11 ध्यान से देख करके बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। जीरो होगा, वेरी गुड। जीरो क्यों होना चाहिए? हाँ, अब देखो वो केस 3 केसेस में पहला केस है। वेरी गुड, केस आपको याद हो है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, आप डायरेक्ट क्वेश्चन देके आंसर बना सकते हैं। ये सब क्वेश्चन आया हुआ है ये सब एग्जाम में, आपका जो स्टेट लेवल का एग्जाम होता है ना उस सब में ये सब क्वेश्चन आए हुए। आइए आगे बढ़ते हैं।
12 नंबर क्वेश्चन देखिए, 12 नंबर। बोलिए, याद कीजिए, जब आप लोग का जन्म नहीं हुआ था तब आपने पढ़ा था उसे, बताइए। चलिए सब लोग पेज पलटिए, आज से हम लोग 3.5 साल पहले चलते हैं। देखिए उसमें पहला केस में कितना एंगल था, एंगल कितना था, 0। दूसरे केस में, तीसरा केस में आ जाइए, और वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड इक्वल होने पे क्या था, उसमें थर्ड केस में लास्ट में हम लोग क्या आए थे, जब दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है, इक्वल, और उनके बीच का एंगल कितना है। अरे उसमें लिखा हुआ है, साफ साफ पढ़िए, कहां पर क्या लिखा हुआ है कि जब दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा, और डायरेक्शन तो एंगल तो 90 डिग्री है ही ऑलरेडी, तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना आया था, √2a आया था। ठीक है, उसी चीज को याद कीजिए। तो इसका मान लीजिए कि हम ये मान लेते हैं इसको F1 फोर्स, तो F1 फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होगा, F1 बराबर √2 इंटू ए, मतलब √2 इंटू ए कितना 6, तो आगे कितना 6√2, ये आ गया फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स का डायरेक्शन। क्योंकि रिजल्टेंट फोर्स का यदि मैग्नीट्यूड इक्वल है तो एग्जैक्टली 45 डिग्री पे निकलेगा। याद कीजिए उसमें रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन कितना है, अल्फा का वैल्यू कितना आया है 45, तो आप किसी से भी 45 ले सकते हैं, दोनों वेक्टर इक्वल है मैग्नीट्यूड वाइज, है ना। समझ गए, ये F1 बराबर √2 न्यूटन क्यों हुआ। अच्छा, तो F1 एक फोर्स इधर लगा और एक फोर्स लग रहा है इधर, जिसको हम लोग F2 बोल रहे हैं, और उसका मैग्नीट्यूड कितना है, √72 न्यूटन है। अब दो वेक्टर्स F1 और F2 कितने एंगल पर हैं, बोलिए तेजस, बताओ कितने एंगल पर है, F1 फोर्स और F2 फोर्स कितने एंगल पर है, 90 डिग्री पर है ना। तो फिर से वो फॉर्मूला हम फॉलो करेंगे, और उसमें क्या होगा, इस बार दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम नहीं होगा, यही ना, या सेम होगा। √72 को हम सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे, 36 इंटू 2, तो 6√2 होगा। फिर से दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम हो गया, एक दूसरे से कितने एंगल पर हो गया, 90। तो थर्ड F3 वेक्टर बराबर क्या होगा, F3 वेक्टर बराबर होगा F1 प्लस F2, तो आ जाएगा कितना 2 इंटू 6√2, दैट इज इक्वल टू 12√2 न्यूटन होगा। और किस डायरेक्शन से होगा, डायरेक्शन होगा कौन सा, OE होगा, अलोंग OE वेक्टर होगा ऐसा। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन 12 न्यूटन। तो अब इसको आप कैसे करेंगे, 12 यहां पर √2 आ रहा है ना, तो कैसे करेंगे, कुछ गड़बड़ हुआ क्या, बोलिए, ये कितना आएगा, √2 इंटू कितना है a, और a कितना है 6 इंटू √2 है, ठीक है। तो कितना आ गया 2 इंटू 6 बराबर 12 न्यूटन अलोंग, होगा सर, क्लियर है। चलिए, तो ऑप्शन डी होना चाहिए। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 खुद से बना के बताइए, मुझे ध्यान से पढ़िए और बताइए तेजी से। 14 और 16 खत्म कीजिए तो तुरंत अभी। Dyne is SCGS unit of force. Two forces, 4 dyne and 3 dyne act upon a body. The resultant force on the body can only be, दोनों का समेशन कितना हो रहा है 7 हो सकता है, दोनों का सब्ट्रैक्शन कितना हो रहा है 1, तो 1 और 7 के बीच में जो भी होगा वो आंसर हो सकता है। मोर देन 3 डाइन, मोर देन 4 डाइन, बिटवीन 3 एंड डी क्या कर रहा है 1 एंड 7 डाइन, कौन सा होगा डी, वेरी गुड। आइए 15 नंबर पे आइए। A force of 6 kg and
अनदर ऑफ 8 kg कैन बी अप्लाई टुगेदर टू प्रोड्यूस द इफेक्ट ऑफ सिंगल फोर्स। तो कितना हो सकता है, 8 + 6 14 और 8 - 6 2, तो 14 और 2 के बीच में जो है वो हो सकता है, तो 1 नहीं होगा, 15 नहीं होगा, 20 नहीं होगा, तो कौन सा होगा, 11। वेरी गुड, हो गया काम खत्म। ठीक है, अच्छा 19 हम लोग डिस्कस कर चुके थे, 19 सब लोग बनाइए, तो 19 सब लोग बनाइए, जो जो हो जाए पेंसिल से टिक करते जाइए। 19 क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, 19 क्वेश्चन नंबर सॉल्व कीजिए उसको कॉपी पर। ऑप्शन ए आंसर आ रहा है, सही है, वेरी गुड, सही है, 19 का ए। चलिए, यही मोमेंटम बना के रखना है, स्पीड बना के रखना है। कितने लोगों से बन गया है, एक आदमी से बना है, एक व्यक्ति से, बाकी शुभम तुम सबसे पहले वीडियोस देख लो पिछले का, ठीक है, भूल गए होगे, कुछ याद नहीं है होगा तो देख लेना। ठीक है, कॉन्सेप्ट पीछे यूज हुआ है, कोई बात नहीं। देखिए यहां पर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स फोर्सेस, टू वेक्टर फोर्सेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड सच दैट देयर रिजल्टेंट इज 1/3 ऑफ देयर आइदर ऑफ ओरिजिनल वेक्टर्स। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मीनिंग क्या हुआ बताइए। व्हाट इज एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, एंगल बताना है, मतलब फर्स्ट वेक्टर और सेकंड वेक्टर के बीच का एंगल बताना है, ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, उनका मैग्नीट्यूड क्या है, इक्वल है, एंड सच दैट देयर रिजल्टेंट इज 1/3 ऑफ देयर आइदर ऑफ द ओरिजिनल वैल्यू। ठीक है, तो क्या जब दो वेक्टर्स का इक्वल मैग्नीट्यूड होता है तो रिजल्टेंट वेक्टर आर बराबर वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, ऐसा लिख रहे हैं। ध्यान से देखिए आप 2 मिनट के लिए, 2 मिनट में सब काम हो जाएगा, नहीं बना कोई बात नहीं, कॉन्सेप्ट अभी पढ़ना बहुत सारा बाकी है, उसको अप्लाई करना अलग बात। ध्यान रखिएगा,
फिजिकल कॉन्सेप्ट को पकड़ना, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट को पकड़ना, उसको कैच करना अलग चीज है, उसको अच्छे से स्टडी कर लेना अलग चीज है, और उसको एप्रोप्रिएट जगह पर डिजायरेबल सिचुएशंस में उसको अप्लाई करना, ये सेकंड अप्रोच है। सेकंड अप्रोच सिर्फ प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है। एटलीस्ट इट इज कंप्लीटली डिपेंड ऑन प्रैक्टिस, हाउ मच यू आर प्रैक्टिसिंग योरसेल्फ फॉर कंडक्टिंग दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस। इट इज द वन ऑफ द की पॉइंट टू अचीव दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस। आप इस क्वेश्चंस को तभी अचीव कर पाएंगे, मतलब बना पाएंगे, जब आप इसके प्रैक्टिस में रहेंगे। ये टोटल प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। यदि हम आज छोड़ दें, प्रैक्टिस करना छोड़ दें, पढ़ना छोड़ दें, 4 घंटा 5 घंटा जो हम सेल्फ स्टडी करते हैं वो छोड़ दें, तो ये सारे क्वेश्चंस मेरे से भी नहीं बनेंगे। ठीक है, मतलब कोई भी आदमी अपने सब्जेक्ट को जितना प्रैक्टिस में रखेगा उसका वो उतना बेहतर होगा। किसी के पिताजी का कोई सब्जेक्ट नहीं होता कि हमारे पिताजी ने बुक्स दिया और ऐसे ऐसे तथास्तु किया, मेरे अंदर पूरा सारा कॉन्सेप्ट आ गया। ऐसा नहीं होता, ऐसा कभी मत मान के चलिएगा। टीचर्स भी आपको पढ़ा इसलिए पाते हैं क्योंकि वो पढ़ते हैं, ठीक है। और जो टीचर्स नहीं रेगुलर बेसिस पर पढ़ेंगे उनको कुछ कुछ चीजें तो हल्का फुल्का याद रहेंगे, लेकिन मेजर चीजें वो भूल जाएंगे, ठीक है। तो आपको जब हम 4 से 5 घंटा पढ़ सकते हैं तो आपको कम से कम 4 घंटा जरूर पढ़ना चाहिए, ये मिनिमम है। और यदि इतना नहीं करेंगे तो आप मेरे से पीछे हो जाएंगे, ठीक है। आप क्लास को पकड़ नहीं पाएंगे फिर। अब आगे आइए, देखिए यहाँ पर तो हमारे पास सिचुएशन क्या है कि यदि हम रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिखना चाहें तो 2a cos θ/2 ऐसा लिख सकते हैं क्या? ये कब लिखते हैं, बोलिए, ये हम कब लिखते हैं? जब दो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड इक्वल होता है और उनके बीच का एंगल क्या होता है? थीटा होता है। अभी जस्ट किए ना, तो रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है? a/3 है क्या? है ना, ठीक। तो यहां आ जाएगा 2a cos θ/2, ठीक है। a से कैंसिल हुआ तो 1/6 बराबर क्या हुआ? cos θ 1/2 हुआ, ठीक है। इससे पहले का क्या टर्म था? इससे पहले का टर्म था r बराबर √2a² इंटू 1 प्लस cos θ, ऐसा था क्या? अरे ये 2 इधर डिवाइड होगा ना, ऐसा सवाल नहीं पूछो, समझ गए। तो यहां पर ये सिचुएशन था। यदि आपको थीटा पे कंफ्यूजन हो रहा है तो आप यहां आ जाइए, इस सिचुएशन में आ जाइए। तो इसके अनुसार स्क्वायर करेंगे तो यहां क्या आएगा? a/3 का स्क्वायर आएगा, तो यहां कितना आएगा? 2a² इंटू 1 प्लस cos θ, ऐसा होगा क्या? होगा ना। तो a² बाई कितना? 9 इज इक्वल टू कितना होगा ये, बोलिए? 2a² और यहां पर आएगा 1 प्लस cos θ, ऐसा होगा। तो a से स्क्वायर चला गया तो यहाँ 1 बाई कितना आया? 18 इज इक्वल टू 1 प्लस cos θ, होगा ऐसा। अब यहां से इसको इधर ले आएंगे तो 1/18 माइनस 1 इज इक्वल टू cos θ, तो ये कितना हो जाएगा? -17/18 cos इनवर्स बराबर थीटा होगा क्या, बोलिए? होगा। यहां से भी ला सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहां से भी कैसे आ सकता है? यहां आ जाएगा कितना? θ/2 a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? cos इनवर्स आ जाएगा 1/6, सेम वही वैल्यू देगा। यहां से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां से आ जाएगा 2 cos इनवर्स 1/6। ये भी आंसर हो सकता है, ये भी हो सकता है, गलत कोई नहीं, ठीक है। समझ गए? यहां थीटा का वैल्यू इसको करने पर जो आपको cos इनवर्स 1/6 का इसको 2 से मल्टीप्लाई करने पर जो वैल्यू आएगा वही वैल्यू cos इनवर्स -17/18 से आएगा। समझ गए इस बात को? तो आपको ऑप्शन में कौन दिया? ये वाला। क्लियर है? इसको लिखिए, कंप्लीट कीजिए। कुछ समझ में आया? हाँ, नहीं आया? आया तो ठीक, नहीं आया तो कल पूछ लेंगे हम, वहां भरा पड़ा है।